नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता आप लोग काफी अच्छे होंगे और हम आगे पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड टेट का पेपर 2 के लिए साइंस। ठीक है ना। मुझे पता है कि 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है वजह आपको पता है। काफी तेज बारिश बारिश तेज हो रही है ना। इसी वजह से नाइट के टाइम पे क्या होता है, आपका जो इंटरनेट इशू होता है काफी बढ़ जाता है। और यही वजह है कि मैं आपकी लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ। इसीलिए मैंने आज प्री रिकॉर्ड करके आपको उस टाइम पे आपका जो क्लास है उसको मैंने प्रीमियर कर दिया है। ठीक है ना। जिससे आपका लॉस ना हो और आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आपके पास सफिशिएंट टाइम है। आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आ सकते हैं। तो चलिए फिर आज हम देखेंगे आपका उत्तराखंड टेट का पेपर 2, जो कि आपका 2022 में हुआ था। और इसी को आज मैं सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को। ठीक है ना। जिससे आपको कुछ पता चले कि आपका पेपर किस प्रकार का आपका आता है। अब देखिए, क्लास को करने से पहले आज का मोटिवेशन वो क्या है। देखिए, डू इट फॉर द पीपल, डू इट फॉर द पीपल हु वांट टू सी यू फेल। उनके लिए काम करो जो आपको देखना चाहते हैं आप फेल हो जाए। डू इट फॉर द पीपल हु वांट टू सी यू फेल। कुछ लोग होंगे आपकी लाइफ में जो आपको फेल होना देखना चाहेंगे कि आप फेल हो जाएं। उनके लिए प्रूफ कीजिए। तो बस लग जाइए, मेहनत करते रहिए और एक दिन सफलता आपके हाथों पे आ जाएगी। अब देखिए, आज का आपका पहला सवाल वो क्या है। विच वन ऑफ विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। चिंता ना करें, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से जो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है। बताइए फटाफट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। अगर आप कमेंट करते रहेंगे तो देखिए, आपका ऑप्शन ए है कर्डिंग ऑफ मिल्क, यानी कि दूध का फटना। ऑप्शन बी हमारे पास में है रैपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फलों का पकना। ऑप्शन सी हमारे पास में है एवापोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का बाष्पीकरण। ऑप्शन डी हमारे पास में है बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का जलना। तो बताइए इनमें से कौन सा आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल नहीं होगा। देखिए, अगर हम ऑप्शन ए पर जाते हैं, है ना। अगर हम ऑप्शन ए पे जाते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें आपका जो दूध होता है ना, क्या होता है, आपका जो दूध होता है आपका, वो आपका दही में परिवर्तन हो जाता है ना। कुछ यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ, बताओ किसकी हेल्प से ऐसा होता है। बताओ बताओ फटाफट, कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर रहता है। कुछ चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, कुछ चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जब तक आप किताबें उठा के ना देखोगे और अपना कमेंट करके नीचे उसका आंसर नहीं दोगे, तब तक मैं कुछ सवालों का आंसर आपको नहीं दूंगा। ठीक है ना। तो ये आपका जो ऑप्शन ए है, उस वो तो आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। उसके बाद ना मैं बात करता हूँ रैपनिंग ऑफ फ्रूट, यानी कि फलों का पकने की बात करता हूँ। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका केमिकल चेंज होता है जब आपका फ्रूट कच्चा होता है ना। जब उसका पक जाता है, तो ये भी आपका केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ आपका बर्निंग ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी का जलना। इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा, आपका ऑक्सीजन लगता है। जब तक आपकी ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक आपका कोई चीज आपकी नहीं जलेगी, है ना। ऑक्सीजन लगेगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होगा आपका, है ना। और साथ में कुछ वाटर के वेपर्स भी वहां से निकलते हैं। तो ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। किंतु जो एवापोरेशन ऑफ वाटर है, क्या है आपका, पानी का बाष्पीकरण जो है आपका, वो आपका रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि ये आपका फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। किसका है आपका, ये आपका भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। कौन सा आपका, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है ना। क्या आपका एवापोरेशन ऑफ वाटर। चिंता ना करें, कभी कभी कुछ सवाल को समझाने के लिए, समझने के लिए समय लगता है, लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तब आप क्या करोगे, तब आप उस सवाल को फटाफट कर दोगे। बात समझ में आई। आगे बढ़े चले। तो ये रहा आपका आज का दूसरा सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट आपका सही है।
ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज द प्रोडक्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग। क्या बोल रहा है, व्यवहार संशोधन शिक्षण अधिगम का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। जो मॉडिफिकेशन है आपका, जो व्यवहार है आपका, है ना, व्यवहार में जो संशोधन है आपका, वो किसका है, शिक्षण अधिगम का परिणाम है। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना, तो आपका बिहेवियर जो है आपका, उसमें परिवर्तन आपका आना तय है, जाहिर सी बात है ना। तो ये तो आपका हो गया, सही है आपका। अब स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, साइंस करिकुलम कॉम्प्रोमाइज comprises several factors but not evaluation। क्या बोल रहा है, विज्ञान पाठ्यक्रम में कई कारक शामिल हैं। ओके, विज्ञान पाठ्यक्रम में कई कारक आपके शामिल हैं, लेकिन मूल्यांकन नहीं है। क्या ऐसा होता है कि साइंस करिकुलम में एवेल्यूएशन आपका ना हो, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट रॉन्ग। क्या हो गया आपका, ये आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब देखो स्टेटमेंट थर्ड क्या बोल रहा है आपका, द फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशनल रिसर्च इज द सिलेक्शन ऑफ द प्रॉब्लम। क्या बोल रहा है, शैक्षणिक शैक्षिक अनुसंधान का पहला चरण क्या है, समस्या है। बिल्कुल सही बात है। तो जो आपका स्टेटमेंट फर्स्ट है और जो सेकंड है आपका, वो दोनों आपके सही हो गए, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल सिंपल सा है, मान लीजिए एक लड़का एक मैरी गो राउंड, यानी कि जो आपका गोल झूला होता है, आपको झूला होगा, इस प्रकार की चेन लगी होती है और ये आपका इस प्रकार से घूमता रहता है ना। मान लीजिए एक लड़का झूले की सवारी का आनंद ले रहा है। ओके, जो 10 मीटर पर सेकंड की सॉरी जो कि 10 मीटर पर सेकंड की निरंतर गति से क्या हो रहा है, घूम रहा है। जो झूला है आपका वो 10 मीटर पर सेकंड की गति से आपका घूम रहा है। इसका तात्पर्य है कि लड़का लड़का क्या होगा, है ना। देखिए अगर कोई भी चीज आपकी घूम रही है ना, आपकी घूम रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, जो आपकी स्पीड है, आपने ये बोल दिया ना यहाँ पर कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड, जो गति है आपकी, वो निरंतर गति है। कैसे है आपकी, वो लगातार आपका चल रहा है 10 किलोमीटर पर घंटे की गति से आपका, है ना। इसका मतलब है जो स्पीड है आपकी, क्या है आपकी, जो स्पीड है आपकी वो कैसी है, कांस्टेंट है ना। स्पीड क्या आपकी, जो गति है आपकी वो कैसी है, कांस्टेंट है आपकी, है ना। ना तो बढ़ रही है ना तो वो कम हो रही है आपकी, बात समझ में आई। लेकिन गति तो आपकी कांस्टेंट है, लेकिन उसके साथ में जो डायरेक्शन है आपकी वो आपकी चेंज हो रही है। क्या हो रही है, डायरेक्शन आपकी चेंज हो रही है ना। यानी कभी आपका फोर्स यहाँ पर लग रहा है, कभी आपका फोर्स इस प्रकार से लग रहा है आपका। कहने का मतलब ये है जो डायरेक्शन है आपकी वो आपकी चेंज हो रही है ना। तो ये सब क्या होता है, ये आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या है, आपका एग्जाम्पल है। किसका, आपका एक समान वृत्तीय गति, किसका, आपका जो होता है ना यूनिफॉर्म, वेट अ सेकेंड, हाँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, हिंदी बोले तो आपका एक समान वृत्तीय गति का क्या है, ये आपका एग्जाम्पल है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका त्वरित रहता है, गति में रहता है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का आपका। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज प्रेजेंट इन अ ग्रीन पिगमेंट ऑफ लीफ। आपको बताना है पत्ती के हरे वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है। किसमें, जो आपकी लीफ होती है उसमें जो ग्रीन पिगमेंट होता है
उसमें कौन सा एलिमेंट आपका रहता है। आप लोग देख पा रहे होगे कौन सा होता है, तो उसमें होता है आपका मैग्नीशियम। कौन सा होता है आपका, तो उसमें होता है आपका मैग्नीशियम। ठीक है ना, बात समझ में आई। और पत्ती आपकी ग्रीन क्यों होती है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नाम की चीज पाई जाती है। क्या पाया जाता है उसमें, तो उसमें आपका क्लोरोफिल। ये रे क्या कर रहे हैं हम, हाँ सॉरी, क्लोरोफिल नाम का चीज पाया जाता है आपका किसमें, पत्ती के अंदर, है ना। जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पर्णहरित। बात समझ में आई आपको, जो कि आपका हरा होता है, कैसा होता है, ग्रीन होता है आपका। ठीक है ना, तो इसका हो गया आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो फिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुइटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक स्किल्स इन स्टूडेंट। छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। किसकी बात हो रही है, तो यहां पर बात हो रही है आपकी वैज्ञानिक कौशल के विकास की। किसकी बात हो रही है, तो यहां पर आपकी जो आपकी साइंटिफिक स्किल्स होती हैं, है ना, उसकी बात हो रही है। तो बताइए उसके बिहाफ पर क्या सही होगा। ऑप्शन ए है कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड, यानी कि विज्ञान ओलंपियाड आयोजित करवाना, परफॉर्मिंग लेबोरेटरी वर्क, कंडक्टिंग साइंस क्विज, या ऑर्गेनाइजिंग अ फील्ड विजिट। तो इसका सही जवाब होगा आपका कंडक्टिंग साइंस ओलंपियाड। ठीक है ना, आयोग ने इसका आंसर ए माना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है आपका क्या, सवाल है आपका ऑल द मैग्नेटिक मटेरियल लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज व्हेन। सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब। कब खो देते हैं बताइए। जितने भी चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं जब। कब खोते हैं, ऑप्शन ए डिप्ड इन ऑयल, अगर तेल में डुबाया जाता है तब। ऑप्शन बी डिप्ड इन वाटर, पानी में डुबाया जाता है तब। या स्ट्रांगली हीटेड, बहुत अधिक गर्म किया जाता है। या आपका व्हाट नियर अ पीस ऑफ आयरन, लोहे के टुकड़े के पास लाया जाता है। बताइए कब कोई चुंबकीय पदार्थ चुंबकीय गुण खो देता है, बताइए। तो वो खोता है आपका कब, तो वो खोता है आपका जब उसे हम बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, तब वो अपना चुंबकीय गुण खो देता है। बात समझ में आई। तो इसका हो गया आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं। तो सवाल है आपका मेटल यूज टू मेक अ वायर फॉर सेफ्टी फ्यूज मस्ट हैव। सुरक्षा फ्यूज के तार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली धातु में होना है। तो यहाँ बात हो रही है आपकी किसकी, तो यहाँ बात हो रही है आपकी फ्यूज की बात हो रही है ना। लगभग एक साल छोड़कर मैक्सिमम टाइम आपका फ्यूज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए जो आपका फ्यूज होता है उसमें क्या होता है, उसमें उच्च प्रतिरोधकता होनी चाहिए और कम गलनांक होना चाहिए। यानी कि जैसे ही उसमें हाई वोल्टेज जाए तो वो तुरंत वो तार टूट जाए, है ना, तुरंत वो टूट जाए, समझ है ना। और इतना उसमें पावर होनी चाहिए कि वो चीजों को मैनेज कर पाए। तो इसीलिए उसका होना चाहिए आंसर आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। समझ रहे ना, तो क्या होगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका हाई रेजिस्टिविटी एंड आपका लो मेल्टिंग पॉइंट। बात समझ में आई। ये बात होती है किसकी, ये गुण होते हैं आपके फ्यूज के। किसके होते हैं, तो ये गुण होते हैं आपके फ्यूज के होते हैं। हाँ घर में आपका लगा होगा फ्यूज आपका, है ना। चले तो क्वेश्चन है आपका अ मोबाइल फोन चार्जर। एक मोबाइल फोन चार्जर जो है आपका वो क्या होता है, तो वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है आपका। क्या होता है आपका, तो वो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका रहता है किसमें,
चार्जर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल है आपका, पीतल और कांसा दोनों तांबे से युक्त मिश्र धातु में। ओके, पीतल आपका ब्रॉन्ज और आपका क्या बताओ, आपका ब्रास और ब्रॉन्ज जो होते हैं दोनों क्या है, दोनों आपके जो तांबे के क्या है, युक्त हैं, ठीक है ना, मिश्र धातु है आपकी। फिर भी वो अतिरिक्त रूप से शामिल होने के कारण अपनी रासायनिक संरचना में भिन्न है। कहने का मतलब ये है कि उनका नेचर अलग अलग है, जबकि दोनों आपके क्या हैं, दोनों आपके किसके हैं, दोनों आपके तांबे के क्या है बताइए, दोनों आपके तांबे के मिश्र धातु हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों होता है बताइए, तो ऐसा इसलिए होता है कि ब्रास में आपका जिंक होता है आपका, है ना, और ब्रॉन्ज में आपका टिन होता है। क्या होता है आपका, ब्रास में आपका जिंक होता है और ब्रॉन्ज में आपका टिन रहता है। यही वजह होती है कि उनका जो नेचर होता है वो नेचर थोड़ा सा अलग रहता है। बात समझ में आई। चलिए अब देखिए, द ओपन सिगरीज और कोल स्टोव्स ऑफ्टर रिक्वायर फैनिंग टू सस्टेन बर्निंग बिकॉज खुली सिगड़ी या कोयले के चूल्हे, खुली हुई सिगड़ी या कोयले के चूल्हे को जलते रहने के लिए अक्सर पंखा करना पड़ता है या उसे हवा देनी पड़ती है। ऐसा क्यों किया जाता है बताइए। आप सभी ने चूल्हा जलाया होगा, अगर ना जलाया होगा तो आप लोगों ने देखा होगा मम्मी जब जलाती हैं, है ना, तो उसमें समय समय पर उसमें फूंक मारनी पड़ती है। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए बहुत से लोग ऐसा बोल देंगे मतलब जो ईंधन आपका खत्म हो जाता है ना, तो नया ईंधन डालो, उसमें क्या होगा आपका, उसमें आपका फूंक मारनी पड़ेगी। तो मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ आपकी उस ईंधन की बात कर रहा हूँ जो लगातार जलता रहना चाहिए था, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद वो अपना वहां पर बुझ जाता है। ऐसा क्यों होता है बताओ। क्योंकि धूल या धुएं की जो के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत बन जाती है उनके ऊपर, तो उसको उठाना पड़ता है, तब जाके वहां तक ऑक्सीजन पहुंच पाती है। आप सभी जानते हैं किसी भी चीज को जलाने के लिए उसके पास में ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, तब जाके वो चीज जलेगी, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़े चले। अब देखिए क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नेसेसरी टू कंट्रोल द हार्ट बीट। दिल की धड़कन को रोकने करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है बताइए। सोडियम, सल्फर, पोटेशियम या आयरन। कौन सा होता है बताइए, तो वो होता है आपका पोटेशियम, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका पोटेशियम, आपका सही जवाब आपका हो जाएगा। आगे बढ़े चलो। सवाल है आपका, एन इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन एटमॉस्फेयर वुड नॉट लीड टू। क्या बोल रहा है, वायुमंडल में, गिव मी अ सेकंड, हाँ, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि से निम्नलिखित में से क्या नहीं होगा बताइए। अगर आपके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो क्या नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या है, मोर हीट टू बी रिक्वायर्ड बाय इन्वायरमेंट, पर्यावरण द्वारा अधिक गर्मी का रुक जाना, यानी कि आपका जो मतलब पर्यावरण है आपका वो काफी तेजी से गर्म हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है ना। इंक्रीज इन फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स, पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो वृद्धि है आपकी वो बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं बताइए, तो वो करते हैं आपका प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जिसमें क्या होता है आपका, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड, क्या कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या होता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में क्या होता है बताओ फटाफट, कमेंट करो फटाफट। कार्बन डाइऑक्साइड और उसके साथ में क्या लेते हैं बताओ पहले मुझे। जो प्लांट्स होते हैं आपके वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर लेते हैं, याद आया कुछ कि मतलब भूल जाते तो फटाक से हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में वाटर लेते हैं, तब जाके वो ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। क्या बनाते हैं आपका,
ग्लूकोज बनाते हैं और साथ में ऑक्सीजन आपकी निकल जाती है। क्या होती है? ऑक्सीजन आपकी निकल जाती है। बात समझ में आई? ये आपके 6 मोल्स होते हैं, ये भी आपके 6 होते हैं और 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपकी निकल जाती है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। अब देखो ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग यानी कि भूमंडलीय ऊष्मीकरण। जाहिर सी बात है, इससे क्या होगा, आपकी पृथ्वी आपकी गर्म होना शुरू हो जाएगी। लेकिन रेगिस्तानी पौधों की प्रचुरता इसमें क्यों असर नहीं पड़ता है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? क्यों होगा, कैसे होगा, कोई डाउट आपका यहाँ पर? चलो आगे बढ़े फटाक से। बेटा कमेंट भी कर दिया कीजिए, इससे क्या होगा, हमें समझ में आएगा कि आप कितना कर पा रहे हैं, है ना? तो उसी हिसाब से हम आगे जो क्लास लेके आया करेंगे उतना ही आपको एक्सप्लेन कम किया करेंगे। अगर आपको चीज़ आपको समझ में आती हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। अगले आदमी को अच्छा लगेगा, अगला आदमी भी इंसान है ना? उससे भी फीलिंग्स होती हैं। चलिए, और कोई बात नहीं, है ना? हम तो टीचर आदमी हैं, विदाउट फीलिंग साथ में जी रहे होते हैं, है ना? चलो, सवाल है आपका, हरी कक्षा 6 के छात्रों को वृत्ताकार गति पढ़ाना चाहता है। क्या पढ़ाना चाहता है? सर्कुलर मोशन पढ़ाना चाहता है आपका, ठीक है ना? हरी, निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अच्छी होगी? बताओ। एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग, गतिविधि आधारित शिक्षण, गिविंग एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देके, डेमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन करके, या बोले तो आपका डिस्कशन यानी कि चर्चा करके। देखिए सारी विधियां आपकी सही हैं, लेकिन आप पढ़ा क्या रहे हो? आप पढ़ा रहे हो वृत्ताकार गति, है ना? क्या पढ़ा रहे हैं आप बताइए? तो आप वृत्ताकार गति पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? अब इसमें अगर आप गतिविधि करेंगे, है ना, गतिविधि करके समझाएंगे बच्चे को, तो उससे और अच्छे से समझ में आएगा, है ना? समझ रहे ना? जैसे आप इमेज देख पा रहे होंगे, ये आपका एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग आपका यहाँ पर आ जाता है। बात समझ में आई? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है ना? आगे बढ़े, चलो फिर। तो सवाल है आपका क्या, जब पानी में नमक मिलाया जाता है, व्हेन सॉल्ट इज एडेड टू वाटर, आपने क्या किया? आपने पानी में सॉल्ट मिला दिया, यानी कि आपने पानी में नमक मिला दिया, है ना? तो क्या होगा, ये आपका सवाल है ना? तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है अगर आप पानी में नमक मिलाते हैं? तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज, जाहिर सी बात है, अगर आप पानी में नमक मिला देंगे, है ना, अगर पानी आपका 100 डिग्री तापमान पर आपका उबल रहा था, तो उससे और ज्यादा तापमान चाहिए होगा उबलने के लिए, है ना? तो क्या होगा, उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा, है ना? जाहिर सी बात है, उसका क्वथनांक जो होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, वो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है ना? और वहीं अगर मैं बात करता हूं आपका फ्रीजिंग पॉइंट की, तो वो आपका कम हो जाएगा। क्या होगा, आपका फ्रीजिंग पॉइंट आपका डिक्रीज हो जाएगा, हिमांक जो होगा आपका घट जाएगा, है ना? अगर आपका पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर आपका बर्फ जम रही थी आपकी, तो उसमें अगर नमक मिला हुआ है तो उससे और कम तापमान चाहिए होगा, समझ ना? उससे और कम तापमान चाहिए होगा बर्फ जमाने के लिए। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना? क्या हो जाएगा आपका? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। चले आगे बढ़ते हैं। इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। ये आपका समतल दर्पण है आपका, क्या है आपका? ये आपका एक प्लेन मिरर है आपका। कैसा है आपका बताइए? तो ये आपका एक प्लेन मिरर है आपका।
यानी कि समतल दर्पण है आपका। अब देखो, अगर आप इस इमेज को देख पा रहे होगे सही से, तो यहाँ पर उसकी परछाई बन रही है, समझ रहे ना। और देखो आपको यहाँ पर रही है। इसमें क्या होता है बताओ। तो इसमें जो आपकी जो प्रतिबिंब बनता है आपका, वो कैसा होता है आपका, वो आपका आभासी होता है। और कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। और आकार कैसा होता है, इसका आकार सेम रहता है, वस्तु के समान इसका क्या होता है, आकार होता है ना। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। बात समझ में आई, क्या हो जाएगा आपका, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए, ड्यू टू इट्स ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड। किसको हम काला सोना कहते हैं, बताइए फटाफट। किसको हम काला सोना के नाम से जानते हैं, किसको कहते हैं बताइए। तो वो हम कहते हैं पेट्रोलियम को। किसको बोलते हैं, तो वो हम बोलते हैं पेट्रोलियम को, क्या, ब्लैक गोल्ड। याद रहेगा, ठीक है ना। चलिए अगर मैं बात करता हूं आपकी, जो क्वेश्चन है आपका, एंथ्रेक्स इज अ डेंजरस ह्यूमन एंड कैटर डिसीज। एंथ्रेक्स जो है आपकी मनुष्य और मवेशियों की एक खतरनाक बीमारी है, बिल्कुल। क्यों, इसका रीजन क्या है, क्योंकि ये बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है, तो ये आपका जीवाणु से होती है। किससे होती है आपकी, तो ये बीमारी जो है आपकी, वो आपकी जीवाणु से होती है, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ और बैक्टीरिया डिसीज की बात करता हूं, जैसे ट्यूबरक्लोसिस। कौन सी बीमारी है आपकी, ट्यूबरकुलेसिस, ठीक है ना। जैसे हिंदी हम क्या बोलते हैं बताइए, जैसे हम हिंदी बोलते हैं टीबी, है ना। जो टीबी रहती है आपकी, वो किससे होती है, तो वो भी आपके बैक्टीरिया से होती है। किससे होती है आपकी, तो ट्यूबरक्लोसिस भी जो होती है आपकी, वो आपकी बैक्टीरिया से होती है ना। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूं आपका किसकी, मिसेल्स की। किसकी बात कर रहा हूं, मिसेल्स हो गया आपका, या आपका या आपका चिकन पॉक्स हो गया आपका, है ना। चिकन पॉक्स हो गया आपका, या आपका पोलियो हो गया। क्या हो गया आपका, मिसेल्स हो गया आपका, है ना, या आपका चिकन पॉक्स हो गया, या आपका पोलियो हो गया, ठीक है ना। जो मिसेल्स होता है इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं तपेदिक खसरा। इसे हम खसरा के नाम से जानते हैं मिसेल्स को। चिकन पॉक्स को हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम बोलते हैं चेचक, ठीक है ना। और पोलियो तो आप जानते ही हो, पोलियो को हम पोलियो ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलियो को हम पोलियो ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सब किससे होता बताइए, तो ये सब होता है आपका वायरस से, यानी कि विषाणु से। वायरस बोले तो आपका विषाणु, ठीक है ना। उसी प्रकार से ट्यूबरक्लोसिस मैंने बात की थी आपकी, है ना, तो वो किससे होता है, वो होता है आपका बैक्टीरिया से। बात समझ में आई, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताइए। और बैक्टीरिया से दो बीमारियां और भी होती हैं, कौन कौन सी, तो वो है, एक है आपकी क्या, एक है आपकी कोलेरा, कोलेरा कोलेरा, ठीक है ना। और एक है आपकी कौन सी, एक है आपकी टाइफाइड। टाइफाइड एंड आपका क्या, कोलेरा, ठीक है ना। कोलेरा बोले तो आपका हैजा, हैजा आपका, और आपका टाइफाइड, टाइफाइड, ठीक है ना। तो ये आपकी दो बीमारियां और होगी जो आपके बैक्टीरिया से होती हैं। बात समझ में आई, तो ये आपकी बीमारियां थी जो आपके बैक्टीरिया से हो रही थी, और ये आपकी बीमारियां थी जो आपके वायरस से हो रही थी।
तो उनको आप याद रख लीजिएगा, क्या पता आपके एग्जाम में यहां से भी आपका सवाल बन जाए। ओके क्लास, आगे बढ़े, चलिए अब देखिए। तो सवाल है आपका क्या, अ पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्या बोल रहा है, रक्त समूह ए बी वाले व्यक्ति को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। तो बताते हैं हम आपको अभी ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं ब्लड ग्रुप की, किसकी बात करते हैं, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं तो ये बात आप जानते हैं कि हमारे पास में 4 प्रकार का आपका ब्लड ग्रुप रहता है। कौन कौन सा, ए, ए बी या आपका ओ, ठीक है ना, ए बी और ओ। क्या होता है, हमारे पास में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप रहता है। कौन कौन सा बताए फटाफट। एक आपका ए बी और आपका ओ, है ना, ए बी और आपका ओ, सिंपल है ना। अगर ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास 2 चीजें और होती हैं, एक होता है एंटीजन और एक होता है आपका एंटीबॉडी। क्या चीज, एंटीजन और एक होता है आपका एंटीबॉडी, ठीक है ना। दोनों में अंतर क्या होता है अभी बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, एंटीजन लिखो हिंदी में से आप, रुको, एंटीजन, एंटीजन आपका और आपका एंटीबॉडी, एंटीबॉडी, ठीक है ना। देखो, दोनों में फर्क क्या होता है। सपोज करो कि किसी व्यक्ति ने आप पर अटैक कर दिया, है ना, क्या कर दिया, अटैक कर दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उससे हम बोलेंगे एंटीजन। क्या बोलेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने आप पर अटैक कर दिया तो उसे हम बोलेंगे एंटीजन, ठीक है ना। अगर उसी के रेस्पॉन्स में आपने क्या किया, आप भी अपनी हथौड़ियां लेके आ गए, सॉरी, अगर कोई व्यक्ति बंदूक लेके आया है ना, आप पर अटैक करने के लिए, तो आपने क्या किया, आप भी अपनी तोप लेके आ गए। क्या लेके आ गए, आप भी अपनी तोप लेके आ गए, यानी कि आपने क्या किया, आपने उसका रिस्पॉन्स किया। जाहिर सी बात है, आप मरना तो चाहोगे नहीं, है ना, सीधी सी बात यही है। तो आपने क्या किया, आपने रेस्पॉन्स में क्या कर दिया, आपने अपनी तोप लेके आ गए। आप बात को समझिए, है ना। जैसे अगर हमारे पास में ब्लड ग्रुप ए है, डेट मीन्स उसके पास में एंटीजन कौन सा है, उसके पास में एंटीजन ए वाला है ना। बात समझ में आई। अगर हमारे पास में ब्लड ग्रुप ए वाला है तो जाहिर सी बात है उसके पास जो एंटीजन होगा, है ना, जो उसका जो बंदूक होगी वो कौन सी होगी, उसके पास ए वाली बंदूक होगी, जाहिर सी बात है ना। अब हमने क्या किया, अब हम उसके रेस्पॉन्स में क्या करेंगे, उसके रेस्पॉन्स में हम क्या लेके आएंगे, हम लेके आएंगे बी वाली बंदूक। क्या लेके आएंगे, हम उसके रेस्पॉन्स में बी वाली बंदूक लेके आएंगे, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर हमारे पास में क्या है, अगर हमारे पास में बी बंदूक है ना, अगर हमारे पास में बी वाली बंदूक है तो हम क्या करेंगे, उसके रेस्पॉन्स में हम क्या लेके आएंगे बताइए, तो उसके रेस्पॉन्स में हम ए बंदूक लेके आएंगे, ठीक है ना। और अगर मैं वहीं पे बात करता हूं आपकी, किसकी बात करता हूं, अगर मान लीजिए आपके पास में दोनों बंदूकें हैं, क्या है, अगर आपके पास में दोनों बंदूकें हैं, है ना, अब जाहिर सी बात है हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम ए बंदूक लेके जाएं या हम बी बंदूक लेके जाएं। अब जाहिर सी बात है उसके पास में दोनों बंदूकें हैं, है ना, तो हमारा आपको बनता नहीं है सेंस, लेके जाओ तब भी मरना है, ना लेके जाओ तब भी मरना है ना। तो उसके पास में एंटीबॉडी जो रहती है वो कैसी होती है, वो होती है 0। वो मतलब होता है आपका शून्य या कि 0, है ना, नन। बात समझ में आई।
उसी प्रकार से अगर आपके पास में क्या है, एंटीजन ओ है, मतलब कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है, डेट मीन्स उसके पास में कोई बंदूक नहीं है। इसका मतलब क्या है, उसके पास में कोई बंदूक नहीं है, नन है। समझ रहे ना? डेट मीन्स उसके रेस्पॉन्स में हम क्या लेके आएंगे, दोनों बंदूक लेके आएंगे। बात समझ में आई? क्या करेंगे, उसके रेस्पॉन्स में हम दोनों बंदूकें लेके आएंगे। बात समझ रहे ना आप लोग? उसके रेस्पॉन्स में हम दोनों बंदूकें लेके आएंगे। अब क्या होगा देखो, अब होगा क्या, ए बी वाला तो आपका सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अगर मैं वही बात करता हूँ आपका यूनिवर्सल डोनर की, डेट मीन्स जिसके पास में कुछ नहीं है ना, वो अपना खून किसी को भी दे सकता है। समझ रहे ना? जिसके पास कुछ नहीं है वो अपना खून किसी को भी दे सकता है। तो इस जो ब्लड ग्रुप ओ रहता है उसे बोलते हैं यूनिवर्सल, क्या बोलते हैं बताओ? तो उसे बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। वो किसी को भी खून दे सकता है ना? वहीं पर अगर किसी पास में एंटीबॉडी जीरो है, एंटीबॉडी जिसके पास में बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे यूनिवर्सल एक्सेप्टर बोलेंगे। समझ रहे ना आप लोग? यानी कि वो किसी से भी खून ले सकता है क्योंकि उसके पास दोनों बंदूकें हैं। आप जरा इमेज देख लीजिए फटाफट। अगर किसी के पास में जीरो है मतलब ओ है ना, डेट मीन्स उसके पास में एंटीजन ब्लड में नहीं होगा, है ना? तो जो एंटीबॉडी बनेगी आपके पास में वो आपकी दोनों प्रकार की बनेगी, ए भी बनेगी आपको और बी भी बनेगी आपकी। इसका मतलब क्या होगा, ये क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए, है ना भाई। रेस्पॉन्स में तभी आप करोगे ना जब कोई आप पर अटैक करने आएगा। जब कोई व्यक्ति आप पर अटैक करने आ ही नहीं रहा है तो रेस्पॉन्स क्या करोगे, शून्य, है ना? रेस्पॉन्स आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आप अपना खून किसी को भी दे सकते हो, चाहे ओ वाले दो, ए को दो, बी को दो या आप ए बी को दो। इसका मतलब जो ओ ब्लड ग्रुप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्या बोलते हैं उसे हम, तो उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। बात समझ में आई? उसी प्रकार से ए वाला है आपका, है ना, डेट मीन्स उसके पास में एंटीजन ए वाला है। रेस्पॉन्स में क्या बनेगा, रेस्पॉन्स में उसके पास में एंटीजन बी बनेगा। ठीक, उसी प्रकार से बी की बात करता हूं तो उसके पास क्या है, बी आपका एंटीजन है, तो क्या बनेगा बताइए, तो उसके पास एंटीबॉडी ए वाली बनेगी, है ना? उसी प्रकार से अगर मैं ए बी ब्लड ग्रुप की बात करता हूं, इसका मतलब क्या, उसके पास में एंटीजन दोनों प्रकार के पाए गए हैं, है ना? और वो सबको क्या करेगा बताओ, यानी कि उसके पास एंटीबॉडी बिल्कुल नहीं है तो वो हर किसी से ब्लड ले लेगा, यानी कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा आपका। ठीक है ना? तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बताइए? तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है ना? आगे बढ़े। मुझे पता आप लोग कह रहे होंगे सर ने बहुत टाइम ले लिया समझाने के लिए, लेकिन देखो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जब आप समझ लेते हो तो आप कभी भी उसका आंसर गलत नहीं करते हो। ठीक है ना? आगे बढ़े चलो। सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम, निम्नलिखित में से कौन सा तने से प्राप्त किया जाता है? किससे? तने से। यानी कि इनमें से कौन सा आपका स्टेम से प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन है क्लोव, लौंग, जिंजर अदरक, नटमेगा, जायफल, टर्मरिक यानी कि आपका हल्दी। आप सभी को पता है जिंजर अदरक और टर्मरिक हल्दी जो है आपकी, वो आपकी स्टेम से पाई जाती है ना? तो क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना? चलो आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन है आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग आर खरीफ क्रॉप्स, यानी कि आपको बताना कि इनमें से कौन सी आपकी खरीफ की फसलें हैं। बताओ फटाफट, इनमें से कौन सी आपकी खरीफ की क्रॉप्स हैं?
ऑप्शन ए ग्राम चना, मूंग, पिजियन पी अरहर या आपका उड़द की दाल। बताओ फटाफट, इनमें से कौन सा आपका खरीफ क्रॉप्स हैं? तो कौन कौन से हैं आपके बताइए। तो वो हैं आपकी कौन सी? तो वो हैं आपकी मूंग और आपकी उड़द। ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया है, उसको हम रिमूव कर देते हैं फटाक से। हाँ ठीक, तो इसका हो गया आपको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ आपकी किसकी, रबी क्रॉप्स की बात करता हूँ, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ खरीफ क्रॉप्स की, खरीफ क्रॉप्स की बात करता हूँ, तो अगर मैं इसके एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके, है ना, अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, चाहे वो रबी क्रॉप्स की बात हो, रबी फसल की बात हो आपकी, या चाहे आपकी किसकी बात हो, खरीफ फसल की बात हो आपकी। ठीक है ना। अब देखो दोनों के एग्जाम्पल कौन कौन से हमारे पास में। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, जैसे आपका गेहूं हो गया आपका, है ना, जौ हो गया आपका, या आपके ओट्स हो गए आपके, अनाज जो रहते हैं आपके वो, अलसी हो गया आपका, या आपका सरसों हो गया आपका, सरसों हो गया आपका, है ना, या आपका मटर हो गया। ये सब क्या है, ये सब आपके रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार से खरीफ क्रॉप्स की मैं बात करता हूँ, जैसे आपका चावल हो गया, है ना, चावल हो गया आपका, मक्का हो गया आपका, क्या हो गया, मक्का हो गया आपका, बाजरा हो गया आपका, बाजरा हो गया आपका, दालें हो गई आपकी, है ना, दालें हो गई आपकी, कपास हो गया, है ना, कॉटन जिसे हम बोलते हैं, कपास आपका, है ना, कॉटन, ये सब क्या बताइए। तो ये सब आपके हो जाते हैं खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स। किसके एग्जाम्पल आपके, खरीफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल आपके हो जाते हैं। और ये रहे आपके रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल, है ना। लिखवा इसलिए दिए मैंने क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना। क्लास आगे बढ़े, चलो। सवाल है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ लेंथ। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी लंबाई यानी कि लेंथ की आपकी यूनिट है। इनमें से कौन सी आपकी लंबाई जो होती है, लेंथ की आपकी यूनिट है। ऑप्शन ए हमारे पास में लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, पार्सेक, नॉटिकल माइल यानी कि समुद्री मील जिसे हम बोलते हैं, या आपका नैनोमीटर। तो बता दूं मैं आपको, इन सभी को हम लेंथ में नापते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। चलो देखो, वाइल क्रॉसिंग अ रिवर पैसेंजर आर नॉट अलाउड टू स्टैंड इन अ बोट। क्या बोल रहा है, नदी पार करते समय यात्रियों को नाव में खड़े होने की अनुमति नहीं होती है। क्योंकि क्योंकि अगर आप खड़े हो जाएंगे तो जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, क्या है आपका, जो आपका गुरुत्व केंद्र है आपका, वो आपका शिफ्ट हो जाता है ना, जिसकी वजह से आप गिर सकते हो, आप ना गिरो। इसलिए जो नाविक होता है आपका, वो बोलता है कि आप कृपया करके आप बैठे रहें, है ना, समझ रहे ना आप लोग। यानी कि गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा पैरों से बाहर होती है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। ठीक है ना क्लास। चलो अब देखिए, द फ्यूल सब्सटेंस डेट काउस, फ्यूल सब्सटेंस डेट काउस मिनिमम एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। वह ईंधन पदार्थ जो न्यूनतम वायुमंडल प्रदूषण का कारण बनता है। सबसे कम कौन सा होगा आपका, हाइड्रोजन, केरोसिन ऑयल, कोक, या आपका गैसोलीन।
तो बता दूं आपको, इसका सही जवाब होगा आपका हाइड्रोजन, जो है आपका सबसे कम वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण बनता है आपका। कौन? आपका हाइड्रोजन। ठीक है ना। अब देखो, द टू प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, पानी के दो सबसे शुद्ध रूप कौन से हैं बताइए। ऑप्शन ए मतलब स्टेटमेंट वन, फिल्टर्ड वाटर, हैवी वाटर, रेन वाटर, या आपका डिस्टिल्ड वाटर। तो बता दूं मैं आपको, हैवी वाटर एंड आपका जो डिस्टिल्ड वाटर होता है आपका, ये आपके प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं, है ना। हैवी वाटर किसे बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं D2O। समझ रहे ना। आपके एग्जाम में इतना सवाल पूछेगा आपसे, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तो आप इतना याद रखिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, चलो। तो सवाल है आपका, खाना पकाते समय जो यौगिक सबसे अधिक मात्रा में नष्ट होते हैं बताइए। वाइल कुकिंग फूड द कंपाउंड्स लॉस्ट टू मैक्सिमम एक्सटेंट, सबसे ज्यादा लॉस्ट कौन सी चीज हो जाती है अगर हम खाना बनाते हैं तो? फैट, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या आपके विटामिन बताइए। तो इसका सही जवाब होगा आपका विटामिन, यानी कि आपके विटामिन जो सबसे ज्यादा आपके नष्ट हो जाते हैं। फटाफट बता दीजिए, वसा में घुलनशील विटामिन आपके कौन कौन से होते हैं बताइए। फैट सॉल्युबल विटामिन आपके कौन कौन से रहते हैं? फैट मतलब कि वसा में घुलनशील कौन कौन से होते हैं बताओ फटाफट। ए, डी, ई और के, एडिक नाम से हम याद रखते हैं इसे, ADEK, ठीक है ना। उसके बाद में जो आपके पानी में घुलनशील होते हैं कौन से होते हैं बताओ। पानी में घुलनशील कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आपके सी और बी कॉम्प्लेक्स। जितने आपके बी के जो आपके कॉम्प्लेक्स होते हैं वो सारे आपके पानी में घुलनशील आपके रहते हैं, ठीक है ना। याद रहेगा आपको। चलो अब देखो, सवाल है आपका क्या, द अप्रोच ऑफ साइंटिफिक मेथड, वैज्ञानिक पद्धति का दृष्टिकोण है क्या है आपका? ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ, सब्जेक्टिव व्यक्तिपरक, हाइपोथेटिकल काल्पनिक, साइकोलॉजिकली, या मनोवैज्ञानिक। कैसे होते हैं आपके? तो वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है ना, वस्तुनिष्ठ। देखिए क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द मोस्ट अनअवॉइडेबल मेथड इन टीचिंग साइंस, विज्ञान पढ़ाने में कौन सी विधि सबसे अपरिहार्य अनिवार्य है? क्या है आपकी? सबसे जरूरी है, तो वो है आपकी व्याख्यान मेथड, यानी कि आपका लेक्चर मेथड, ठीक है ना, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। देखिए बहुत से अध्यापक इसका आंसर कुछ और बताएंगे, लेकिन सच्चाई यही है, आयोग ने इसका आंसर ए माना है, तो मैं भी आपको इसका आंसर ए ही बताऊंगा, ठीक है ना। चल, फूड प्रिजर्वेटिव्स प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू प्रोहिबिटिंग माइक्रोबियल ग्रोथ, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रिजर्वेटिव्स, खाद्य परीक्षण सूक्ष्म जीवों के विकास को रोककर भोजन को खराब होने से बचाते हैं, सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला परिरक्षक कौन सा है? कहने का मतलब ये है, जब हम खाने को लंबे समय तक बंद रखते हैं तो उसमें ऐसा क्या मिलाते हैं कि वो खराब ना हो? तो क्या मिलाते हैं? तो हम मिलाते हैं सोडियम बेंजोएट। क्या मिलाते हैं? तो हम मिलाते हैं सोडियम बेंजोएट मिलाते हैं, ठीक है ना, जिससे आपका खाना लंबे समय तक खराब नहीं होता है। अब देखिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ टर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड, क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैज्ञानिक पद्धति का चरण नहीं है? किसका? वैज्ञानिक का। एक्सपीरियंस ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या का अनुभव करना, बिल्कुल। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी का संग्रह करना, बिल्कुल। स्टेबलाइजेशन ऑफ हाइपोथेसिस, परिकल्पना का विश्लेषण, तो ये तीनों आपके होते, किंतु डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्या की परिभाषा आपका नहीं होता है। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। और ये रहा आपका आज का आखिरी सवाल।
वो क्या है, ड्यू टू विच ऑप्टिकल फिनोमिना द सन अपीयर रेजिस एट सनराइज एंड सनसेट। किस प्रकाशिक घटना के कारण सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है? ऐसा क्यों होता है? सिंपल सी बात है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। किसकी वजह से? प्रकाश का प्रकीर्णन की वजह से सुबह के टाइम और शाम के टाइम पे क्या होता है, सूर्य आपका लाल दिखाई पड़ता है। बाकी के ऑप्शंस कैसे होते हैं देखिए फटाफट। देखिए, अगर मैं स्कैटरिंग की बात करता हूँ, है ना, तो आपकी जो लाइट होती है आपको फैल जाती है इस प्रकार से, है ना। डिस्पर्सन की बात करता हूँ तो ये क्या होता है आपका, ये आपको एक लाइट होती है सफेद वाली, वो अपने सातों रंगों में ब्रेक हो जाती है, जिसे हम बिगुरु बोलते हैं हम, है ना। डिफ्रैक्शन की बात करता हूँ अगर मैं, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपकी क्या होती है, इसमें आपकी लाइट होती है ना, वो आपकी बेंड हो जाती है ना, वेव्स की आप में। उसी प्रकार से अगर मैं बात करता हूँ पोलराइजेशन की, यानी कि जो वेव्स होती है, जो आपकी लाइट होती है वो अलग अलग तरंगों में आती है, उसको एक जगह पे, है ना, पोलराइज करके जिसको पास करते हैं ना, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। बात समझ में आई? तो ये तो था आपका लाइट का, ठीक है ना। आपका आज का आगे सवाल आपका हो गया, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, रुकना मत, है ना। चीजें आपको समझ में आती हों तो आप सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। समझ में ना आती हों, हम में क्या कमियां हैं, है ना, वो कमेंट कीजिए, बताइए हमको, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तब तक हम क्या जाने कि हम में क्या कमियां हैं, है ना। और जब तक हमें अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी, हम अपना इम्प्रूवमेंट कैसे कर पाएंगे, है ना। जाहिर सी बात है, हमें इम्प्रूव करना है, और इम्प्रूव हम तभी कर पाएंगे जब हमें हमारी कमियां पता होंगी, ठीक है ना। तो आपकी मर्जी, करें ना करें, है ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगी पता है आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।